अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सामिया जमील और मैं आज बनाने लगी हूँ अपनी सेकंड वीडियो ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रेडिएंट नोट्स FCPS पल्स बाय रफ़ीउल्लाह। पहले मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसके कुछ पोर्शन को कवर किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट हियर। हम 40th पॉइंट से यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं इसके क्वेश्चन को। यहाँ पे ये कहता है कि मैक्सिमम प्रेशर फ्लो प्रेशर इन द कोरोनरी वेसल्स अकर एट बिगनिंग ऑफ डायस्टोल। बेसिकली जो हमारे पास हार्ट है ना, हार्ट में जो इससे प्रॉपर ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं हार्ट को, वो होती हैं कोरोनरी वेसल्स। जब हमारे पास हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो कोरोनरी वेसल्स होती हैं, इनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास हार्ट जो है रिलैक्स कर लेता है, तो रिलैक्स करने के बाद जो कोरोनरी वेसल्स होती हैं ये डायलेट कर जाती हैं और ये ब्लड सप्लाई करने लग जाती है हमारे पास हार्ट को। इसलिए कहता है कि बिगनिंग ऑफ द डायस्टोल, यानी जब हार्ट रिलैक्स होता है तो फ्लो प्रेशर इस कोरोनरी आर्टरीज को जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। नेक्स्ट पे कहता है कि एओर्टिक प्रेशर लोएस्ट ड्यूरिंग द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। अब हमने एक बात देखनी है कि ये अगर हम हार्ट को कंसीडर कर लेते हैं, इसमें ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ से हमारे पास एओर्टा निकल रहा होता है। अब इसमें कहता है कि एओर्टिक प्रेशर लोएस्ट ड्यूरिंग द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन और एओर्टिक प्रेशर मैक्सिमम होता है स्लो इजेक्शन पे या रिड्यूस इजेक्शन पे। अब जब हमारे पास यहाँ से फ्लो होके ब्लड आता है वेंट्रिकल्स में, एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है, तो जब हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का पीरियड होता है तो प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होता है इन वेंट्रिकल्स। अब हमारे पास जब यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है तो ये खोल देता है हमारे पास यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व को। एओर्टिक वॉल्व से रैपिड डायरेक्शन के थ्रू ब्लड जाना शुरू कर जाता है एओर्टा में। लेकिन जब रैपिड इजेक्शन स्टार्ट होती है और एओर्टा में ब्लड जाना शुरू करता है तो पल्मोनरी जो प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होता है इन वेंट्रिकल्स में और लोएस्ट होता है इन एओर्टा में, क्योंकि एओर्टा तो खाली पड़े थे। और इनमें जब रैपिड इजेक्शन के बाद ब्लड जाना शुरू करेगा तो इनका प्रेशर तो भी कम है, लेकिन जैसे जैसे रैपिड इजेक्शन होती रहती है ब्लड चला जाता है एओर्टा में, तो उसके बाद क्या होता है, जब स्लो इजेक्शन का पीरियड स्टार्ट होता है रैपिड इजेक्शन में मैक्सिमम 2/3 या इससे ज़्यादा ब्लड चला जाता है एओर्टा में। जब हमारे पास स्लो इजेक्शन का पीरियड स्टार्ट होता है, स्लो इजेक्शन हो रही है यहाँ से यहाँ, लेकिन उस टाइम पे एओर्टा में ब्लड वैसे ही बहुत हाई है, तो उस टाइम पे जो एओर्टिक प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग द स्लो इजेक्शन फेज। ये आप रिवाइंड करके भी इस बात को दोबारा सुन लें और इसे ध्यान से याद रखना है कि किस टाइम पे किस जगह पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। आगे वही बात कह रहा है कि एओर्टिक प्रेशर लोएस्ट होता है ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में, एओर्टिक प्रेशर मैक्सिमम होता है स्लो इजेक्शन में या रिड्यूस इजेक्शन में। उसके बाद कहता है मैक्सिमम वेंट्रिकल इज फिल्ड ड्यूरिंग द रैपिड फ्लो। रैपिड फ्लो जब हो रहा होता है तो मैक्सिमम वेंट्रिकल जो होते हैं इसमें फिल हो जाते हैं। प्री लोड डिपेंड ऑन द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। बेसिकली प्री लोड वो होता है हमारे पास जो सिस्टोलिक वॉल्यूम से पहले आता है, हमारे पास सिस्टोल स्टार्ट होने से पहले का जो वॉल्यूम होता है उसे कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है वो हमारे पास उसे वो प्री लोड पे डिपेंड करता है, और प्री लोड हमारे पास वीनस रिटर्न पे डिपेंड करता है कि बॉडी से कितना फ्लूइड बैक आ रहा है इनटू द राइट एट्रियम। नीचे अगेन वो एमसीक्यूज दे रहा है, इसमें कहता है मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर इन द स्लो इजेक्शन, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। नेक्स्ट पे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग valve आर द बेस्ट इंडेक्सेस ऑफ द प्रीलोड ऑन द हार्ट। तो ये हमें कहता है कि इसमें हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आता है। प्रीलोड ऑफ द हार्ट में हमारे पास कौन डिपेंड किस पे डिपेंड करते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे प्रीलोड डिपेंड करता है। नेक्स्ट पे कहता है मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रैपिड इजेक्शन। ये अगेन मैंने यहाँ पे सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि किस फेज में कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा। नीचे वो कहते हैं वेंट्रिकुलर फिलिंग हाईएस्ट प्रेशर इन द रैपिड फिलिंग फेज। जब हमारे पास रैपिड फिलिंग हो रही होती है, ब्लड जा रहा होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में रैपिडली, तो वो हमारे पास होता है हाईएस्ट फिलिंग प्रेशर वाला फेज। नेक्स्ट पे कहते हैं वेंट्रिकुलर फिलिंग इज हाईएस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट थर्ड ऑफ द डायस्टोल। फर्स्ट थर्ड ऑफ द डायस्टोल में हमारे पास वेंट्रिकुलर फिलिंग हाईएस्ट होती है। फिर कहता है कि हाई वेंट्रिकुलर प्रेशर एंड द लो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन रैपिड इजेक्शन फेज। अगेन यही बात है कि जब यहाँ पे हमारे पास रैपिड इजेक्शन हो रही होगी तो प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम होगा वेंट्रिकल्स में, लेकिन साथ में एक और बात याद रखती है कि प्रेशर मैक्सिमम होगा लेकिन वॉल्यूम
कम होना स्टार्ट हो जाएगा जब हमारे पास ब्लड इजेक्ट कर रहा होगा इन पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल्स के थ्रू आगे। फिर कहता है इन कार्डियक साइकिल सेमिल्यूनर वॉल्व ड्यूरिंग द रैपिड वेंटिकुलर इजेक्शन, हमारे पास एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व को सेमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं मिला के, तो उधर हमारे पास ड्यूरिंग रैपिड वेंटिकुलर इजेक्शन में ये वॉल्व जो है ये ओपन हो जाते हैं। उसके बाद कहता है क्रोनिक ब्लड फ्लो इज मेनली मेंटेन्ड बाय द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ा था इसे स्टार्ट में लास्ट वीडियो के, कि क्रोनिक ब्लड वेसल्स की जो ब्लड सप्लाई होती है उससे कौन कंट्रोल करते हैं, लोकल मेटाबोलाइट्स, जिनमें आता है कि हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाती है वहाँ पे। फिर कहते हैं मैक्सिमम लेफ्ट वेंटिकुलर प्रेशर इन द यंग हेल्दी इंडिविजुअल्स में हमारे पास होता है 120 mmHg। अब ये बिल्कुल रटा ही आपने याद रख लेना है कि जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है मैक्सिमम होता है 120 mmHg, लेकिन एओर्टिक वाल्व हमारे पास जो है वो ओपन होता है 8 mmHg प्रेशर पे, और हमारे पास जो पल्मोनरी वाल्व है वो राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर के 8 mmHg होने पे जो होता है वो ओपन होता है। ये 8 mmHg होने पे ओपन होता है और ये 80 mmHg होने पे ओपन होता है एओर्टिक वाल्व। आगे ये अगेन वही दे रहा है कि हमारे पास पल्मोनरी वॉल जो होते हैं वो ओपन होते हैं 8 mmHg पे, और जो हमारे पास एओर्टिक वॉल हैं वो ओपन होते हैं 80 mmHg पे। फिर कहता है टैकीकार्डिया विल डिक्रीज विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल, वेंट्रिकुलर फिलिंग को कम कर देता है। अब हमारे पास वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है तो टैकीकार्डिया होगा तो हार्ट जल्दी जल्दी बीट करेगा, तो ये जो हमारे पास वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है ना, इसे ये कम कर देगा। नेक्स्ट पे कहता है मैक्सिमम फ्लो प्रेशर इन द करोनरी वेसल्स अकर एट बिगनिंग ऑफ द डायस्टोल पे होता है। नेक्स्ट पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल इज अफेक्टेड बाय इंक्रीज हार्ट रेट, रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग। इंक्रीज हार्ट रेट से क्या होएगा कि वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है वो कम हो जाएगी। लास्ट एमसीक्यू है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवी नोडल डिले, तो हमारे पास वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। एवी नोडल डिले जो होता है वो हमारे पास क्या कराता है, वेंट्रिकुलर फिलिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं अपना 41 पॉइंट। इसमें कहता है कि द मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर इन विच आर्टरी, ये आपने याद रखना है कि मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर किस में होता है, रीनल आर्टरी में। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से होता है कि ग्रेविटी ब्लड को नीचे की तरफ फ्लो कराती है, तो मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर याद रखना आपने कहाँ पे होता है, हमारे पास रीनल आर्टरीज में होता है। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे हमें कहता है कि हाईएस्ट पल्स प्रेशर कहाँ पे होता है, ये भी अब याद रखना आपने कि हाईएस्ट पल्स प्रेशर होता है हमारे पास फेमरल आर्टरी में। सबसे पहले फेमरल आर्टरी याद रखनी है, फिर पोप्लीटियल रखनी है, फिर एओर्टा। हमेशा याद रखना है पल्स प्रेशर हाईएस्ट होता है फेमरल आर्टरी में। और हाईएस्ट मैप मीन आर्टीरियल प्रेशर कहाँ पे हाईएस्ट होता है, एओर्टा में। मैप हमेशा हाईएस्ट होगा कहाँ पे, एओर्टा में। फिर सिस्टोलिक प्रेशर की बात कर रहा है वो रीनल आर्टरीज में हाईएस्ट होता है। और हाईएस्ट ऑक्सीजन टेंशन कहाँ पे होती है, हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज में। बेसिकली पल्मोनरी आर्टरीज डायरेक्ट लंग्स से आ रही होती हैं, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो रहा होता है, तो पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो आकर ड्रेन कर रही होती हैं हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में, तो वहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीजन टेंशन होती है। नेक्स्ट पे 42 पॉइंट है, इसमें कहता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन, अब क्या पल्स डेफिसिट हो जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन में। नेक्स्ट पे कहता है डायस्टोलिक मर्मर एंड वीक रेडियल पल्स कहाँ पे होती है, एओर्टिक रिगर्गिटेशन में। अगर वो आपको हमेशा डायस्टोलिक मर्मर की बात करें ना, तो इससे हमेशा आपने याद रखना है कि ये अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होगा। तो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर कहाँ पे होते हैं, हमारे पास एक आर में आते हैं, एक पार में आते हैं। मतलब कि एओर्टिक रिगर्गिटेशन में आते हैं या पल्मोनरी रिगर्गिटेशन में आते हैं हमारे पास अर्ली डायस्टोलिक मर्मर्स। इसका निमोनिक इस तरह से होता है अर्ली आर पार। फिर कहते हैं मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ द वाटर इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, स्लो पल्स हो जाती है। मतलब वाटर इंटॉक्सिकेशन में क्या होगा, हमारे पास स्लो पल्स हो जाएगी। नेक्स्ट पे कहता है वीक पल्सेस इन द लोअर लिम्ब देन द अपर लिम्ब देयर इज रेडियोफेमरल डिले डायग्नोसिस कोऑक्टेशन ऑफ द एओर्टा। बेसिकली कोऑक्टेशन ऑफ द एओर्टा में ये होता है नैरिंग हो जाती है, एओर्टा की नैरो हो जाता है वो, तो उसमें पल्स डेफिसिट हो जाता है, वो प्रॉपर ब्लड जो है एक्सट्रीमिटीज़ को सप्लाई नहीं कर पाता। इसलिए हमारे पास जो लोअर लिम्ब होती है ना, वहाँ पे पल्स जो है वो ज़्यादा वीक होती है, और अपर लिम्ब जो हमारे पास दिल के पास पास होती हैं वहाँ पे जो पल्स है उतनी वीक नहीं होती, इसलिए डिफरेंस आ जाता है। तो इससे हम कहते हैं कि वहाँ पे वीक पल्सेस हैं, वहाँ पे हाई पल्सेस हैं, और रेडियो फेमरल डिले आ रहा है, तो इससे ये कब होएगा हमारे पास कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा में, और ये होती है नैरोइंग ऑफ एओर्टा।
नेक्स्ट पे कहता है अ प्लेयर प्रेजेंटेड टू द ईआर विद द वीक पल्स इन द राइट हैंड एंड द फ्रैक्चर ऑफ द राइट फर्स्ट रिब आफ्टर अ गेम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी विल बी डैमेज। जब भी वो बात करे कि वहाँ पे हमारे पास फ्रैक्चर हुआ है राइट फर्स्ट रिब का, तो वहाँ पे सब क्लेवियन जो है उसका डैमेज होगा। फर्स्ट रिब के नीचे हमारे पास कौन सी होती है, सब क्लेवियन होती है, तो उसका डैमेज होगा, हमेशा याद रखना है। फिर कहता है सब सेप्टोमार्जिनल ट्रेबिकुली इज एलोकेटेड इन राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में हमारे पास सेप्टोमार्जिनल ट्रेबिकुली भी होते हैं, इनफंडिबुलम भी हमारे पास राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है, और इनफंडिबुलम सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी, इसे सप्लाई कर रही होती है राइट वेंट्रिकल में। याद रखना है कि सेप्टोमार्जिनल ट्रेबिकुली और इनफंडिबुलम जो है ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट वेंट्रिकल में। नेक्स्ट पे हम 43 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसमें कहता है इन विच कंडीशन एट्रियल रिपोलराइजेशन इज शोन ऑन ईसीजी। तो एट्रियल रिपोलराइजेशन जब भी ईसीजी पे शो होगी तो हमने इसे कहना है कि ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। बेसिकली ईसीजी जो होती है वो हमारे पास यहाँ पे देखें ये पी वेव शो कर रही होती हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन को। आगे हमारे पास क्यूआरएस कम्प्लेक्स आता है, ये हमारे पास शो कर रहा होता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। टी वेव्स हमारे पास शो कर रही होती हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, और फिर आगे हमारे पास ईसीजी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे कहीं पे भी एट्रियल रिपोलराइजेशन शो नहीं हो रही, लेकिन अगर एट्रियल रिपोलराइजेशन ईसीजी पे शो हो तो वो कब होगी, थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में। नीचे वो इस वाले सेगमेंट में पूरी ईसीजी को एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसमें हम देखते हैं वो क्या कहता है। इसमें अब हमारे पास ईसीजी में ना पी वेव्स होती हैं। पी वेव्स जो होती है ना वो हमारे पास ईसीजी में एट्रियल सिस्टोल को शो कर रही होती हैं, और एट्रियल सिस्टोल जब होता है तो एट्रियल डिपोलराइजेशन हो रही होती है हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या कहता है कि पी वेव्स जो हैं ये कहता है रिप्रेजेंट एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो करती हैं। नेक्स्ट पे आता है हमारे पास पी आर इंटरवल। पी से आर के दरमियान का जो इंटरवल है इसे हम बोलते हैं पी आर इंटरवल। कहते हैं इंटरवल फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द पी वेव्स टू द बिगनिंग ऑफ द क्यू वेव्स, इसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स को शो कर रहा होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पे आती है एक चीज़ क्यू आर एस कम्प्लेक्स। ये हमारे पास बेसिकली ये चीज़ है, ये हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स को शो कर रही है। represent the depolarization of the ventricle and atrial repolarization is masked by the QRS complex। ये जो है ये मास्क कर लेता है एट्रियल रिपोलराइजेशन को, और ये शो करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। और एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि लो एम्पलीट्यूड अगर हो QRS कम्प्लेक्स का, आपने याद रखना है कि लो एम्पलीट्यूड वो कहे कि QRS कम्प्लेक्स का है तो ये शो करता है कि पेशेंट को MI हुआ हुआ है, ओल्ड MI को शो करता है। ठीक है, लो एम्पलीट्यूड ऑफ द क्यूआरएस कम्प्लेक्स। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास क्यूटी इंटरवल्स। अब क्यूटी इंटरवल्स के बारे में कहता है ये हमारे पास ये क्यू है और ये टी है, ये हमारे पास आ जाएगा क्यूटी इंटरवल। ठीक है, अब इसमें क्यूटी इंटरवल के बारे में कहता है कि इज़ द इंटरवल फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द क्यू वेव्स टू द एंड ऑफ द टी वेव्स represent the entire period of depolarization and the repolarization of the ventricle। मतलब क्यूटी इंटरवल कवर कर लेता है कि पहले डिपोलराइजेशन हो रही है वेंट्रिकल की, उसके बाद रिपोलराइजेशन हो रही है, तो इन दोनों को कवर कर लेता है हमारे पास क्यूटी इंटरवल। अब क्यूटी इंटरवल के बारे में एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए ना, ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, तो उसमें क्यूटी इंटरवल जो है वो इनलार्ज हो जाता है। क्यूटी इंटरवल कब इनलार्ज होएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में। ये सारे मैं आपको एमसीक्यू साथ साथ लिखवा रही हूँ जो बाद में आपके एमसीक्यू कराने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पे वो कहता है कि एसटी सेगमेंट। अब जो एसटी सेगमेंट है ना वो कुछ चीज़ों को लेके हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट में कहता है कि is the segment for the end of the S wave to the beginning of the T waves represent the period when the ventriculars are completely depolarized। अब इसमें बस ये एक completely का डिफरेंस है। अगर वो पूछे कि ईसीजी पे वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कैसे शो होती है तो वो होती है हमारे पास क्यूआरएस कम्प्लेक्स से, ये हमारे पास वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो करते हैं। लेकिन अगर वो कहे कि कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, कंप्लीट का वर्ड ऐड कर दे तो वो हमारे पास कौन सा होगा, एसटी सेगमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। थोड़ा सा फ़र्क है कि इसमें डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल होती है, लेकिन अगर वो कंप्लीट डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल पूछे तो वो शो करता है एसटी सेगमेंट। इसके अलावा एसटी सेगमेंट हमारे पास जो एक प्लेटू फेज आती है इन ईसीजी उसे कौन शो करेगा, एसटी सेगमेंट। ये भी याद रखना है कि प्लेटू फेज कौन शो करेगा,
ST सेगमेंट सार्ट में कैल्शियम इन्फ्लक्स अगर ECG में स्टार्ट हो गया आना, तो वो कैल्शियम इन्फ्लक्स होना शुरू हो गया, तो वो किस सेगमेंट में होगा? ST सेगमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास टी वेव, कहता है टी वेव रिप्रेजेंट द रीपोलराइजेशन। अब टी वेव हमारे पास वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन को शो कर रही होती हैं। अब इसमें कहता है कि टाल टी वेव्स हैं तो ये हाइपरक्लीमिया में, हमेशा याद रखना है कि टाल टी वेव्स किस में होती हैं हमारे पास? हाइपरकेलीमिया में। और जो इन्वर्टेड टी वेव्स हैं या डिप्रेस टी वेव्स हैं वो हमारे पास होती हैं हाइपोकेलीमिया में, MI में और इस्कीमिया में। मतलब MI का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ST एलिवेशन हो जाती है या टी वेव जो होती हैं वो इन्वर्ट कर जाती हैं। आगे कहता है कि प्रोमिनेंट इन द यू वेव्स की बात कर रहा है। अब यू वेव्स इस तरह से आती हैं, तो प्रोमिनेंट यू वेव्स होती हैं हाइपोकेलीमिया में और ब्रेडिकार्डिया में। याद रखना है कि यू वेव्स कहाँ पे होती हैं? ब्रेडिकार्डिया में होती हैं और हाइपोकेलीमिया में होती हैं। कैल्शियम पोटेशियम कम हुआ होता है इसमें। नेक्स्ट पे कहता है डिलेड रीपोलराइजेशन ऑफ द परकेंजी सिस्टम और द पिपिलरी मसल्स। डिलेड रीपोलराइजेशन अगर हो जाती है हमारे पास परकेंजी सिस्टम की, तो उसमें भी क्या आएगी? यू वेव्स आएंगी। लास्ट पे हमारे पास जे वेव्स आल्सो नोन एज ऑसबॉर्न वेव सीन इन द हाइपोथर्मिया। याद रखना है कि जे वेव जो है ये बहुत कम आती हैं, लेकिन जे वेव अगर आएँ तो ये किस चीज़ को शो करती हैं कि वहाँ पे हाइपोथर्मिया है, टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे कम हुआ हुआ है। अब हमने ये सारा ECG से रिलेटेड पढ़ लिया है। यहाँ पे आगे जब हम नीचे इससे रिलेटेड MCQ करेंगे तो वो इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करेगा इसमें। तो आप मेरी वीडियो यहाँ पे स्टॉप करके एक दफ़ा ये जो 43 वाला पॉइंट है इसे अच्छी तरह याद करें, टेबल को अच्छी तरह याद करें, जो चीज़ें मैंने एडअप कराई हैं वो अपनी बुक पे ऐड करें, उन्हें भी याद करें। फिर नीचे वाले MCQ करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। इसमें सबसे पहले पी वेव्स और पीआर इंटरवल्स की बात कर रहा है। कहता है व्हाट सेगमेंट ऑफ द ईसीजी कोइंसाइड विद द ए वेव्स ऑन द जेवीपी। ये है हमारे पास पीआर सेगमेंट। ईसीजी की जो ए वेव ऑन जेवीपी है ना, ये कोइंसाइड करती है विद द पी सेगमेंट के साथ। ये आगे मैं आपको प्रॉपर जेवीपी और ईसीजी को आगे ही नेक्स्ट पेज पे उसने दिया हुआ है, वहाँ पे मैं आपको सारा रिलेट करके बता दूंगी कि पी वेव जो होती है वो किसके साथ जेवीपी पे कोइंसाइड करती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ क्या आता है और टी वेव्स के साथ क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे वो कहता है रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल जो होती है इज रिप्रेजेंटेड इन द ईसीजी बाय द टीपी सेगमेंट। रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल जो है ये टीपी सेगमेंट शो करता है। बेसिकली ये हमारे पास पी वेव्स आती हैं, फिर क्यूआरएस कम्प्लेक्स आता है, फिर टी वेव्स आती हैं, फिर हमारे पास ये पी वेव्स आती हैं अगेन जब वापस साइकिल स्टार्ट होता है। तो ये जो हमारे पास टी पी सेगमेंट है ना, ये शो करता है हमारे पास रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स को, जिसके बाद दोबारा एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं जाके पी वेव्स में। उसके बाद कहता है एट्रियल एक्स्ट्रास्टोल बीट ऑन द ईसीजी जो है वो एवी नोडल डिले कराती है। उसके बाद पीआर इंटरवल ऑन द ईसीजी डोनेट एवी नोडल कंडक्शन। अब पीआर इंटरवल हमारे पास क्या शो करता है? एट्रिया से वेंट्रिकल के दरमियान कंडक्शन को शो करता है पीआर इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल हो रहा होता है पी वेव्स में और यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है वेंट्रिकल में। तो इन दोनों के दरमियान का जो पीआर इंटरवल है वो क्या शो करता है हमारे पास? एवी कंडक्शन। उसके बाद कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एट्रियल रिपोलराइजेशन इज एविडेंट ऑन द ईसीजी। अगेन वही बात है कि एट्रियल रिपोलराइजेशन 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में आएगी, जो सबसे फर्स्ट पे हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था। उसके बाद कहता है पीआर इंटरवल ऑन ईसीजी शो टाइम टेकन फ्रॉम द एट्रियल डिपोलराइजेशन टू द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। पीआर इंटरवल किस चीज़ को शो करता है कि पहले एट्रियल डिपोलराइजेशन हुई है, उसके बाद क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। उसके बाद कहते हैं पार्ट ऑफ द ईसीजी फ्रॉम द एंड ऑफ द पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ द आर वेव। इसे क्या कहेंगे? पीआर सेगमेंट, क्योंकि ये एंड हो रहा है फ्रॉम पी वेव और स्टार्ट ऑफ आर वेव से क्या कहेंगे? इसे हम पीआर सेगमेंट। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे अगेन वो जो हमने पहले टेबल पढ़ा है सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड चल रही हैं। अब इसमें कहता है कि एवी नोड डिले ऑन ईसीजी एसोसिएटेड विद द पीआर इंटरवल। जो एवी नोड डिले है वो पीआर इंटरवल से एसोसिएटेड है। फिर कहता है व्हेन एवी कंडक्शन वेलोसिटी इज स्लो डाउन व्हाट विल बी सीन? इंक्रीज पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल अगर कम हो जाएगा तो बेसिकली पी वेव्स और आर पी आर इंटरवल कम हो गया हमारे पास, तो इसमें क्या कह रहा है? सॉरी, इंक्रीज हो गया पीआर इंटरवल, तो इसमें आ रहा है एवी नोडल डिले हो जाएगा। एवी नोडल डिले इस तरह से होगा एट्रियल से जो सिग्नल्स हैं वो लेट पहुंचेंगे इन
वेंट्रिकल में, तो एवी नोडल डिले हो जाता है जब पीआर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। उसके बाद कहता है व्हेन एवी कंडक्शन वेलोसिटी इज स्लो डाउन व्हाट विल बी सीन इंक्रीज पीआर इंटरवल हो जाता है हमारे पास। उसके बाद रिगार्डिंग द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन विच इज करेक्ट इंक्रीज इन पीआर इंटरवल हो जाता है इसमें। एब्सेंट पी वेव्स ऑन ईसीजी शो नोडल रिदम्स। बेसिकली पी वेव्स हमारे पास किस चीज़ को शो कर रही होती हैं, एट्रियल सिस्टोल को। और अगर हमारे पास पी वेव एब्सेंट है तो ना वहाँ पे एट्रियल सिस्टोल होगा और उसे कहेंगे हम कि नोडल रिदम है। फिर कहते हैं एब्सेंट पी वेव ऑन ईसीजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन ऑन ईसीजी, एट्रियल सिस्टोल को शो नहीं कर रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे कि नोडल रिदम हो गया वहाँ पे। नेक्स्ट पे वो बात कर रहा है क्यूआरएस कम्प्लेक्स की। क्यूआरएस कम्प्लेक्स के एमसीक्यूज हैं। कहता है टाइम ऑफ द ईसीजी स्टार्टिंग फ्रॉम द एट्रियल डिपोलराइजेशन टू द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड क्यूआरएस कम्प्लेक्स। बेसिकली ये आपने याद रखना है हमेशा कि पी आर इंटरवल पी क्यू आर एस में मैंने आपको बताया कि ये जो ये वाला है ये एट्रियल सिस्टोल होता है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। तो एट्रियल सिस्टोल से वेंट्रिकुलर सिस्टोल तक जा रहा होता है ये। फिर नेक्स्ट पे कहते हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कोरस्पॉन्ड ऑन द ईसीजी विद द क्यूआरएस कम्प्लेक्स। वेंट्रिकुलर सिस्टोल किससे कोइंसाइड करता है विद क्यूआरएस कम्प्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑन ईसीजी क्यूआरएस कम्प्लेक्स। फिर कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल कोरस्पॉन्ड ऑन ईसीजी क्यूआरएस कम्प्लेक्स। ये हमारे पास याद रखना है पी वेव्स एट्रियल सिस्टोल को शो करती हैं और क्यूआरएस कम्प्लेक्स हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो कर रहा होता है। फिर कहते हैं कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑन ईसीजी। ये मैंने आपको पहले भी टेबल में क्लियर करके बताया कि अगर खाली वेंट्रिकुलर सिस्टोल पूछे तो वो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है, लेकिन अगर कंप्लीट का वर्ड ऐड कर दे, कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल का पूछे तो वो हमारे पास होगा एसटी सेगमेंट। फिर कहते हैं रिगार्डिंग क्यूआरएस कम्प्लेक्स ऑन ईसीजी विच इज़ ट्रू अकर ड्यू टू द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से होता है। वेव ऑफ द डीपोलराइजेशन passes from endocardium to the epicardium represent on ECG is QRS complex। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोड बाय द क्यूआरएस कम्प्लेक्स। इससे कहते हैं वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है। वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जो होती है वो बेसिकली क्यूआरएस कम्प्लेक्स शो कर रही होती है। टॉल क्यूआरएस कम्प्लेक्स इन द लीड टू ऑन ईसीजी शो द फॉलोइंग। इसे कहते हैं हाइपरट्रॉफिड वेंट्रिकल हुआ होता है। अगर लीड टू में हमारे पास क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो है वो बहुत बड़ा हुआ है तो हम कहेंगे कि हाइपरट्रॉफिड वेंट्रिकल है, इस वजह से टॉल क्यूआरएस कम्प्लेक्स शो हो रहा है। फिर कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लो एम्पलीट्यूड क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो होता है ये हमारे पास ओल्ड एमआई होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि लो एम्पलीट्यूड क्यूआरएस किस में आता है, ओल्ड एमआई में, और टॉल क्यूआरएस आता है हमारे पास हाइपरट्रॉफिड वेंट्रिकल में। फिर कहते हैं आप 56 ईयर ओल्ड वर्किंग, ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। अच्छा, इसमें कहता है कि 56 ईयर ओल्ड मैन वर्किंग इन ऑफिस फेल्ट चेस्ट डिस्कम्फर्ट ऑन ऑस्कल्टेशन, a murmur was heard and ECG show QRS complexes of 0.8 second और साथ में deviated at the 120 degree। what is likely diagnosis, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। इसमें ये ECG की जो डिग्री है, एंगल ऑफ डेविएशन है, इसके अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि याद रखें कि 120 डिग्री पे हमारे पास कौन सा होता है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है। और मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है इस पे कि कितने डिग्री का डिफरेंस आए और क्यूआरएस कम्प्लेक्स कितने सेकंड में हो, तो इसमें कौन से बंडल ब्रांच ब्लॉक्स होते हैं। मैं इसे नीचे मेंशन कर दूंगी इस वीडियो का लिंक, तो आप काइंडली अगर आपने वो देखना है तो वो भी देख लें। नेक्स्ट पे कहता है एसटी सेगमेंट की बात कर रहा है। एसटी सेगमेंट में कहता है कि कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ऑन द ईसीजी एसटी सेगमेंट। मैंने पहले भी बताया कि अगर खाली वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की बात करें तो वो क्यूआरएस कम्प्लेक्स होगा, लेकिन अगर वो कहे कि कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ऑन ईसीजी तो वो हमारे पास एसटी सेगमेंट होगा। फिर कहता है प्लेटू फेज ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑन द ईसीजी हार्ट में रिप्रेजेंट क्या करती है, एसटी सेगमेंट को। मैंने पहले भी बताया प्लेटू फेज किस चीज़ को शो करती है, एसटी सेगमेंट को। या प्लेटू फेज कब आती है, एसटी सेगमेंट में आती है। एक्यूट मायोकार्डियल इंजरी ऑन द ईसीजी इज शोन बाय एसटी एलिवेशन। एक्यूट एमआई जो होता है उसे कौन शो करता है, एसटी एलिवेशन होती है, शो करती है एक्यूट एमआई को। फिर कहते हैं मैक्सिमम कैल्शियम इन्फ्लक्स। अब ये एसटी सेगमेंट से रिलेटेड 3-4 बातें हैं कि इसमें एक्यूट एमआई होता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, प्लेटू फेज आती है। इसमें कहता है कि मैक्सिमम कैल्शियम इन्फ्लक्स ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर मायोसाइट डीपोलराइजेशन होता है एसटी सेगमेंट में।
लास्ट पॉइंट है द मोस्ट करेक्टरिस्टिक ईसीजी फाइंडिंग showing acute MI is displacement of the ST segment in the lead overlying the area of the infarct. ST segment elevation जो है हमारे पास, या ST segment का जो displacement है वो शो करेगा हमारे पास MI को, और जिस एरिया का इन्फॉक्ट होगा उससे रिलेटेड लीड में वो शो कर देगा कि वहाँ पे हमारे पास इन्फॉक्ट हुआ हुआ है या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हुई हुई है कोई। उसके बाद कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ग्लूकोज का अगर हम देखें, ये मैंने स्टार्ट में वो टेबल में भी बताया था कि हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास क्यूटी इंटरवल। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, क्यूटी इंटरवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट पे बाकी एमसीक्यूज हैं। अ पर्सन हैज़ मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यूरिंग सर्जरी, ही डेवलप इरेगुलर रिदम हो गया। ईसीजी शोज द टॉल टी वेव्स। जब भी कहीं टॉल टी वेव्स आ जाएगा आपने हाइपर कैलीमिया लगाना है, और अगर वो कहेगा कि टी वेव्स इन्वर्टेड हैं या यू वेव्स हैं तो वो आपके पास हाइपोकैलीमिया को शो करेगी। ECG of the patient in the ER show the prolonged PR interval inverted T waves। inverted T waves या U waves किस चीज़ को शो करती हैं, हाइपोकैलीमिया को। अगेन टाल टी वेव्स हैं, इससे एमसीक्यू को पढ़े बगैर भी आप हाइपरकैलीमिया आंसर लगा सकते हैं। उसके बाद कहते हैं पेशेंट कम टू द ईआर कंप्लेन्स ऑफ द हार्ट सिंकिंग, ईसीजी शोज लो टी वेव्स, तो इसमें हाइपोकैलीमिया होता है। याद रखना है कि सिंकिंग ऑफ हार्ट में या लो टी वेव्स में या इन्वर्टेड टी वेव्स या यू वेव्स में हमारे पास क्या होगा, हाइपोकैलीमिया होगा। Patient feel weakness and his heart sinking down on ECG, there is decreased amplitude of the T waves, इसमें क्या होगा, हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैलेसीमिया हो जाएगा। यू वेव्स अगेन ईसीजी पे हाइपोकैलीमिया को शो करती हैं, डिप्रेस टी वेव्स हाइपोकैलीमिया को शो करती हैं। पेशेंट टेकिंग पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, तो हमारे पास पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स से पोटेशियम हाई हो जाएगा, एंड बीटा ब्लॉकर्स चेंजेस विल बी सीन ऑन ईसीजी, टाल टी वेव्स होंगी क्योंकि वो पोटेशियम स्पेरिंग ले रहा है हमारे पास डायूरेटिक्स, तो पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा और वो हाइपर कैलीमिया करा देगा। हाइपर कैलीमिया में क्या शो होता है, हमारे पास टॉल टी वेव्स होती हैं। नेक्स्ट पे कहते हैं वाइल इफ स्टार्ट पी वेव्स एंड स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव्स, इससे क्या कहते हैं, हमारे पास पीआर इंटरवल होता है। सम अदर एमसीक्यूज इसमें कहता है ईसीजी रिकॉर्डिंग इज ड्यूरिंग पार्शली डिपोलराइज एंड द पार्शली डिपोलराइजेशन में होती है। बेसिकली जब हम ईसीजी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो कभी जो है एट्रियल रिपोलराइजेशन में जा रहे हैं, कभी डिपोलराइजेशन में जा रहे हैं, तो वो एक पार्शली डिपोलराइजेशन और पार्शली रिपोलराइजेशन का फेज होता है जब हम ईसीजी जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। फिर कहते हैं विच इज़ नॉट ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑन ईसीजी ऐसे नोट, इसकी कोई ग्राफिक प्रेजेंटेशन नहीं होती ईसीजी पे। फिर कहते हैं एट्रियल रिपोलराइजेशन कैन बी सीन ऑन ईसीजी ड्यूरिंग कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। एट्रियल रिपोलराइजेशन कब हम देखेंगे, ड्यूरिंग कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि एट्रियल रिपोलराइजेशन नॉर्मली शो नहीं होती ईसीजी पे, लेकिन अगर आ रही है तो कोई डिफेक्ट है, और डिफेक्ट कौन सा है, थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट पे कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ऑन द ईसीजी इन राइट वेंट्रिकुलर डैमेज में होती है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ऑन ईसीजी कब होती है, राइट वेंट्रिकुलर डैमेज में होती है, या वाइस वर्सा याद रख लें कि अगर कहीं राइट एक्सिस डेविएशन ऑन ईसीजी हो रही है तो आपने कहना है लेफ्ट वेंट्रिकुलर डैमेज में होगी। फिर कहते हैं पेशेंट विद इंक्रीज हार्ट रेट, ईसीजी suggested ऑफ द पोस्ट इंटरवेंशन infarction. Keeping in view the regular rhythm increase in the heart rate, what could the infarction be? स्मॉल लिमिटेड एरिया ऑफ द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल डैमेज होगा। बेसिकली हार्ट पूरे का पूरा तो बंद नहीं हुआ, लेकिन वो बस ये कह रहा है कि इंक्रीज हार्ट रेट हो गया है, तो ईसीजी सुजेस्ट द पोस्ट इंटरवेंशन इन्फॉक्शन शो कर रही है। तो इन्फॉक्शन किस में होगी, स्मॉल लिमिटेड एरिया ऑफ द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल डैमेज होगा इसमें। नेक्स्ट पे वो अगेन 44 पॉइंट में वही हाइपोकैलीमिया और हाइपोकैलीमिया का डिफरेंस याद करा रहा है कि अगर कहता है कि हाइपोकैलीमिया ईसीजी पे हमारे पास यू वेव शो करती हैं, इन्वर्टेड टी वेव्स शो करती हैं, या हमारे पास लो टी वेव्स शो करती हैं, या डिप्रेस टी वेव शो करती हैं हमारे पास हाइपोकैलीमिया को, और हाइपरकैलीमिया शो करती हैं टॉल टी वेव्स। हाइपोकैलीमिया अगेन या एमआई शो करती हैं इन्वर्टेड टी वेव्स। मोस्ट ऑब्वियस ईसीजी चेंजेस इन एमआई एसटी एलिवेशन, एमआई की मोस्ट ऑब्वियस चेंज क्या होगी, एसटी एलिवेशन हो जाता है एमआई में। याद रखना है एसटी एलिवेशन कब होगा, एक्यूट एमआई में। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे वो कहता है 45 एमसीक्यू से स्टार्ट करें। इसमें कहता है कि थैलेसीमिया पेशेंट रिक्वायर फ्रीक्वेंट मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे आर एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग
हीमोसिट्रोसिस। बेसिकली जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है ना, तो वहाँ पे हमारे पास आयरन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आयरन जो है वो स्टोर होना स्टार्ट कर देता है होमोसिट्रिन की फॉर्म में। तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, होमोसिट्रोसिस हो जाता है। याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन हो रही है तो वहाँ पे आयरन ज़्यादा होगा, आयरन स्टोर ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेगा, होमोसिट्रोसिस करा देगा। नेक्स्ट पे कहता है कि मैसिव ट्रांसफ्यूजन जो है ये हमारे पास क्या कराती है, हाइपोकैल्सीमिया करा देती है। बेसिकली जो हमारे पास ब्लड जो होता है ना, उसमें एंटीकोएगुलेंट यूज़ होता है सिट्रेट। तो जब भी हम स्टोर ब्लड पेशेंट को देते हैं तो उसमें सिट्रेट होता है ब्लड में, तो वो क्या करा देता है, सिट्रेट टॉक्सिसिटी हो जाती है ब्लड में। तो जब सिट्रेट ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो बाइंड कर जाता है आयोनाइज़ कैल्शियम के साथ। तो आयोनाइज़ कैल्शियम के साथ बाइंड करके वो इससे कैल्शियम को इनएक्टिव करा देता है, जिसकी वज़ह से हाइपोकैलेसीमिया हो जाता है, कैल्शियम जो है वो हमारे पास कम हो जाता है। हमने याद रखना है, थोड़ा-सा वर्ड्स का डिफरेंस है कि मैसिव ट्रांसफ्यूजन क्या कराएगी, हाइपोकैलेसीमिया कराएगी। फिर कहता है कि रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन और द मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या कराएगी, होमोक्रोमेटोसिस या होमोसिडरोसिस करा देगी। और मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन ये थी मैसिव। मैसिव का मतलब है कि अचानक से आपने 5-6 ब्लड एक ही दिन में लगा दिए हैं। मल्टीपल में ये भी मतलब हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ले। तो जो हमारे पास मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन है वो क्या कराएगी, हाइपरकैलेमिया कराएगी। बेसिकली जो हमारे पास स्टोर्ड ब्लड होता है ना, उसमें जो है वो एटीपी कम होते हैं और वहाँ पे पोटेशियम जो है वो ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से अगर हम पेशेंट को बार-बार ट्रांसफ्यूजन करें है ना, तो उसमें स्टोर्ड ब्लड की पोटेशियम भी आ जाता है, तो हाइपरकैलेमिया हो जाता है उसे। नीचे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज वो दे रहा है, कहता है पेशेंट हैज़ अंडरगोन मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, नाउ हैज़ द टॉल टी वेव्स है। ऑन ईसीजी क्या होगा, टॉल टी वेव्स हमेशा याद रखना है हाइपरकैलेमिया शो करेंगी। रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन का रिस्क क्या है, हीमोक्रोमाटोसिस हो गया है। यंग मैन डेवलप द हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आफ्टर ट्रांसफ्यूजन ऑफ द इनकम्पैटिबल ब्लड। फिर कहता है फ्री हीमोग्लोबिन लिबरेटेड ड्यू टू द hemolysis would start excreting in the urine after a plasma protein becomes saturated with the free hemoglobin. This plasma protein is, इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है ना hemolytic blood, hemolysis of blood के बाद, वो हमेशा आपने याद रखना है हेप्टोग्लोबिन जो है ये इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है 22-year-old वुमेन हैज़ अ कंजेनिटल एनीमिया हो गया है दैट हैज़ रिक्वायर्ड मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन ऑफ द आरबीसीज फॉर मैनी ईयर्स। On physical examination, she has no significant finding. However, liver function tests show reduced serum albumin. Which of the following findings would most likely appear in the liver biopsy specimen? तो लिवर बायोप्सी स्पेसिमन में हीमोसिड्रिन इन द हेपेटोसाइट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की वजह से वहाँ पे आयरन स्टोर ज़्यादा हो रहा है, हीमोसिड्रोसिस हो रहा है, तो हीमोसिड्रिन जो है वो हेपेटोसाइट में भी ज़्यादा स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट पे ये है हमारे पास इंक्रीज ए वेव इन द जेवीपी ड्यू टू द ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। बेसिकली अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये देखें, ये पी वेव है, ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स है और ये टी वेव है। तो इसके साथ जो हमारे पास एट्रियल सिस्टोल होता है ना, इसमें हमारे पास जो जेवीपी पे कर्व आती है वो होती है ए वेव। और जो हमारे पास जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, इसमें जो जेवीपी पे कर्व आती है वो होती है सी वेव। और जो हमारे पास वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन पे या हाँ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन पे वेव आती है वो होती है हमारे पास वी वेव। याद रखना है एट्रियल सिस्टोल पे ए वेव आती है जीवीपी में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में सी वेव आती है और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में वी वेव आती है। ये हमने जेवीपी के साथ या वीनस कर्व के साथ कंपेयर करके इसे देख लिया है। अब नीचे वो थोड़ी चीज़ें बता रहा है कि किन एबनॉर्मल कंडीशन में हमारे पास ए वेव एब्सेंट होती है या क्या चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। इसमें अब कहता है कि इंक्रीज्ड ए वेव इन जीवीपी ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में होती है। अगेन नीचे देखते हैं, कहता है कि ए वेव्स के बारे में ये कह रहा है कि एट्रियल कंट्रैक्शन शो करती हैं। ए वेव्स हमारे पास क्या शो कर रही होती हैं, एट्रियल कंट्रैक्शन एब्सेंट इन एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, ये हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन में ए वेव्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। सी वेव की बात करें, सी वेव हमारे पास मैंने बताया वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को शो करती हैं। उसके बाद है एक्स डिसेंट होता है हमारे पास, कहता है एट्रियल रिलैक्सेशन एंड द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। ये हमारे पास शो करता है एक्स डिसेंट को और एब्सेंट होता है इन ट्राइकस्पिड रिकर्गेशन में। और वी वेव हमारे पास मैंने बताया वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को शो करती है, कहते हैं इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर ड्यू टू फिलिंग अगेंस्ट क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है।
और फिर वायर डिसेंट की बात करता है, ये कहता है राइट एट्रियम एम्प्टिंग इनटू द राइट वेंट्रिकल में हमारे पास कौन सा शो होता है, वायर डिसेंट शो होता है। अब नीचे वो थोड़ी पैथोलॉजी के अकॉर्डिंगली बता रहा है कि ए वेव जो होती है ना, ये हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन में एब्सेंट होती हैं और साथ में माइट्रल स्टेनोसिस में एब्सेंट होती हैं। और अब जाइंट ए वेव्स होती हैं और जाइंट वी वेव्स होती हैं। जाइंट ए वेव्स का मैंने निमोनिक बनाया था AST। अब हमारे पास जाइंट ए वेव्स आती हैं ट्राइकस्पर स्टीनोसिस में, और ट्राइकस्पर रिगर्गिटेशन में आएंगी हमारे पास वी वेव्स। यह बस रट्टा है, टोटल रट्टा है कि आपने याद रखना है कि जाइंट ए वेव्स का निमोनिक है AST, और ट्राइकस्पर स्टीनोसिस में हमारे पास जाइंट ए वेव्स आती हैं और ट्राइकस्पर रिगर्गिटेशन में जाइंट वी वेव्स आती हैं। फिर वो अगेन एक्स डिसेंट की बात कर रहा है, कहता है एब्सेंट इन द ट्राइकस्पर रिगर्गिटेशन। जो हमारे पास ट्राइकस्पर रिगर्गिटेशन है वो वी वेव्स में आ रही है और उसमें एक्स डिसेंट जो है वो एब्सेंट है। उसके बाद कहता है वाई डिसेंट प्रोमिनेंट इन द कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, एब्सेंट इन द कार्डियक टेम्पोनेट। ये इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ए वेव्स है, या इसके अलावा जो मैंने बताया कि ये किस तरह कोइंसाइड करती है इस ECG के साथ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने याद रखना है कि पी वेव्स के साथ आती हैं JVP में ए वेव्स, QRS कम्प्लेक्स के साथ आती हैं सी वेव्स, और जो हमारे पास टी वेव आती है उसके साथ आती हैं वी वेव्स ऑन JVP या द वीनस कर्व। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने के लिए। इसके अलावा एक दो दफ़ा वो जाइंट वी वेव्स और जाइंट ए वेव्स का MCQ पूछ चुका है। नीचे कहता है डिस्कस सम MCQ, कहता है जाइंट ए वेव्स जो होती हैं, ए वेव्स का मैंने आपको निमोनिक बताया, याद रखने AST। ट्राइकस्पर स्टीनोसिस में हमारे पास क्या आएंगी, ए वेव्स आएंगी, जाइंट ए वेव्स। इसके अलावा ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है, कहता है डायक्रोटिक नोच इन द JVP इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ द एओर्टिक वाल्व। याद रखना है कि क्लोजर ऑफ द एओर्टिक वाल्व पे हमारे पास डायक्रोटिक नोच शो होती है ऑन JVP। लार्ज ए वेव्स हमारे पास किस में शो होती हैं, ट्राइकस्पर स्टीनोसिस में। अगेन AST निमोनिक याद रखें कि जाइंट ए वेव्स किस में शो होंगी, ट्राइकस्पर स्टीनोसिस में। उसके बाद सी वेव्स जो होती हैं ये हमारे पास क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पर्ड वॉल्व को शो करती हैं। ये हमारे पास ट्राइकस्पर्ड वॉल्व शो क्लोज होगा तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की तरफ जाएगा, तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में हमारे पास कौन सी वेव्स आती हैं, सी वेव्स। विच JVP वेव विल बी एबसेंट इन द माइट्रल स्टीनोसिस। माइट्रल स्टीनोसिस में आपने याद रखना है ए वेव एबसेंट होती हैं। ये ऊपर सारा अगर आपने इतना पोर्शन अच्छे से याद कर लिया तो नीचे वाले MCQ खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। सी वेव अकर ड्यूरिंग द राइट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, याद रखना सी से सी वेव है और सी से कंट्रैक्शन है, तो राइट वेंट्रिकुलर या वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में कौन सी वेव शो होती है हमारे पास, सी वेव्स। उसके बाद वी वेव्स हमारे पास कब शो होती हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में, ये भी मैंने आपको बताया है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में सी वेव्स होती हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में वी वेव्स होती हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन JVP ड्रॉप्स ड्यू टू इंक्रीज वीनस रिटर्न। अब इसका इस तरह से याद रखें कि JVP जो है ना हमारे पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वीनस रिटर्न के। अगर तो हमारे पास वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा JVP कम हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो JVP भी ज़्यादा होगा। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन JVP ड्रॉप्स ड्यू टू इंक्रीज वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो JVP क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर कहता है कि इंक्रीज JVP ड्यू टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इसका डायरेक्ट रिलेशन है विद रेजिस्टेंस के साथ, कि JVP भी इंक्रीज होगा साथ में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो JVP भी साथ में इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 47 पॉइंट पे। अब हमारे पास जो 47 पॉइंट है इसमें कहता है कि ECG P waves is replaced by the irregular waves, QRS is present irregularly, rhythm is irregularly irregular, what can be possible atrial fibrillation। अब नीचे एट्रियल फिब्रिलेशन दिया हुआ है, मैं याद करा देती हूँ आपको कि एट्रियल फिब्रिलेशन में हमारे पास नो पी वेव्स नहीं आएंगी, लेकिन इरेगुलरली स्पेस्ड QRS कम्प्लेक्स आएगा, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इरेगुलर QRS कम्प्लेक्स बेसिकली RR इंटरवल को शो कर रहा होता है ना, तो हमारे पास क्या होगा, इसमें इरेगुलर RR इंटरवल हो जाएंगे। इरेगुलर RR इंटरवल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन का। साथ में एक और चीज़ आपने याद रखती है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में हमारे पास ना एम्बोलाई बनने के चांसेस होते हैं। क्या बनने के चांसेस होते हैं, एम्बोलाई। अब एम्बोलाई बनने के चांसेस होते हैं तो इसे प्रिवेंट करने के लिए ना हम देते हैं, एम्बोलाई को प्रिवेंट करने के लिए ना हम दे देते हैं इसे वारफेरिन।
और अगर फॉर एग्जांपल वो पूछे कि हमारे पास एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसमें हमने देना है कोई वारफरिन टाइप चीज़ कि उसमें एम्बुलाए ना बने या उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो उसमें हम उसे देंगे आईवी हेपरिन। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो आईवी हेपरिन है इसका ट्रीटमेंट। लेकिन अगर एट्रियल फिब्रिलेशन वैसे ही हो रही है किसी पर्सन में तो हमने एम्बुलाइन को प्रिवेंट करना है तो हम उसे वारफरिन देंगे। और अगर वो कहे कि पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस है, थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट है और साथ में उसको टैकीकार्डिया चल रहा है, तो हमने उसे एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या देना, तो याद रखना है हमेशा हम देंगे बीटा ब्लॉकर्स। उसे हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट में। अगर वैसे ही जस्ट एट्रियल फिब्रिलेशन है तो हम वारफरिन देंगे कि एम्बुलाए ना बने। और अगर हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे हम क्या देंगे, आईवी हेपरिन देंगे। बेसिकली ये डिक्रीज़ कर देती हैं ये चीज़ें रिस्क ऑफ स्ट्रोक को, जो हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पे है हमारे पास एट्रियल फ्लटर। अब कहता है बैक टू बैक एट्रियल डिपोलराइजेशन हो जाती है, इसमें बार बार पी वेव्स जो होती है, उसके बाद फिर जाके कहीं क्यूआरएस कम्प्लेक्स आता है, फिर पी वेव्स जो होती हैं, रिजल्टिंग इन द साथ टूथ अपीयरेंस। इसे कहते हैं कि साथ टूथ अपीयरेंस हो जाती है इन एट्रियल फ्लटर्स में। ट्रीटमेंट इसका होता है कैथेटर एब्लेशन हो जाती है इसका ट्रीटमेंट। ये आगे एमसीक्यूज आएंगे एट्रियल फ्लटर से रिलेटेड, तो उसमें सार टूथ का कहीं भी अगर वर्ड आ जाएगा तो हमेशा याद रखना है कि जो सार टूथ अपीयरेंस है ना वो हमारे पास किस में आती है, एट्रियल फ्लटर्स में आती है। नेक्स्ट पे कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाती है। कहता है एरेटिक रिदम विद नो आइडेंटिफाइबल वेव। एरेटिक रिदम होते हैं विद नो आइडेंटिफाइबल वेव्स में हो जाते हैं इसमें। फैटल विदाउट द इमीडिएट सीपीआर या डिफिब्रिलेशन। ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक होती है, मतलब बुरी चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि अगर फौरी तौर पे हम सीपीआर ना करें या डिफिब्रिलाइजेशन ना करें तो फैटल हो जाती है ये। आगे यहाँ से हमारे पास हार्ट ब्लॉक स्टार्ट हो रहे हैं। इसे ध्यान से सुनना है आपने कि हार्ट ब्लॉक्स में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ों का डिफरेंस है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहता है कि द पीआर इंटरवल इज़ प्रोलॉन्ग। अब हमारे पास ये होती हैं पी वेव्स और ये होता है हमारे पास क्यूआरएस कम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये जो पी और आर इंटरवल है ना, ये अगर प्रोलॉन्ग हो जाए तो हम इसे कहते हैं कि ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। बाकी चीज़ें ठीक हैं कि बाकी पी वेव भी अपने टाइम पे आ रही है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स एक पी वेव के बाद फिर क्यू आर एस कम्प्लेक्स आ रहा है, लेकिन जो पी आर इंटरवल है ये प्रोलॉन्ग हो गया है, तो ये किस में होगा, हमेशा याद रखना है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, हमारे पास पी आर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात कर रहे हैं। अब जो हमारे पास सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है इसमें क्या होता है, अब इसके आगे फर्दर टू टाइप्स हैं। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में मोबिट्स टाइप 1 हार्ट ब्लॉक होता है और मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक होता है। इसमें कहते हैं इन दिस कंडीशन ड्रॉप बीट अकर बिकॉज सम इम्पल्सिस फ्रॉम द एट्रिया फेल टू कंडक्ट टू द वेंट्रिकल। अब इसमें क्या होता है कि ड्रॉप हो जाती हैं, ड्रॉप बीट्स आती हैं हमारे पास सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में, कि इसमें जो है क्यूआरएस कम्प्लेक्स वो मिस होते हैं। अब इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, मोबिट्स टाइप 1 और मोबिट्स टाइप 2। अब इसे और कहते हैं एका वर्निक बैक फिनोमेना भी कहते हैं मोबिट्स टाइप 1 को। इसके आगे कहते हैं इट इज़ करेक्टराइज बाय द प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ द पीआर इंटरवल अंटिल आर ड्रॉप बीट अकर एंड द साइकिल इज रिपीटेड। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक पीआर इंटरवल जो है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ हो रहा होता है। अगर इसमें इतना पीआर इंटरवल है तो नेक्स्ट वेव में इससे लंबा पीआर इंटरवल आएगा। प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ हो रहा होता है पीआर इंटरवल में, और अनटिल क्यूआरएस कम्प्लेक्स नहीं आता, एक ड्रॉप बीट आ जाती है हमारे पास। लेकिन इसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता कि 2 पी वेव्स के बाद तीसरा तीसरा क्यूआरएस आएगा या 3 पी वेव्स के बाद क्यूआरएस आएगा। इसमें बस एक ड्रॉप बीट हो जाती है प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल के बाद। लेकिन इसमें क्या होता है, कहते हैं इट इज़ करेक्टराइज बाय द ड्रॉप बीट विदाउट प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ द पीआर इंटरवल में प्रोग्रेस टू द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसमें बेसिकली हमारे पास 3:1 होती है मुस्तकिल, या 3:1 चलती रहती है, 4:1 चलती रहती है। इसका मतलब ये है कि 3 कंसेक्टिव पी वेव्स के बाद हमारे पास एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स आता है, फिर 3 कंसेक्टिव पी वेव्स के बाद क्यूआरएस कम्प्लेक्स आता है, और 4:1 का मतलब है कि 4 कंसेक्टिव पी वेव्स के बाद हमारे पास क्यूआरएस कम्प्लेक्स आता है, फिर 4 कंसेक्टिव पी वेव्स के बाद हमारे पास क्यूआरएस कम्प्लेक्स आता है। इस तरह से होता है हमारे पास मोबिट्स टाइप 2
सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का एक और फीचर ये है कि इसमें एट्रियल रेट जो है वो ग्रेटर देन होता है वेंट्रिकुलर रेट से। नॉर्मल ईसीजी में हमारे पास जो वेंट्रिकुलर रेट होता है ना वो ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें एट्रियल रेट हमेशा याद रखना है मोर देन होता है वेंट्रिकुलर रेट से, याद रखना है हमेशा इस बात को। नेक्स्ट पे हम आते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की तरफ। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। कहते हैं इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द नो कंडक्शन थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसमें एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के जरिए कोई कंडक्शन नहीं होती, इसे एवीएन भी बोलते हैं, नो कंडक्शन थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। सो द एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर बीट इंडिपेंडेंटली। इनमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, जब पी वेव का दिल चाहता है वो आ जाती है, जब क्यूआरएस का दिल चाहता है वो आ जाती है, जब पी वेव का जाता है। इनमें ना कोई सीक्वेंस होता है, ना कोई प्रॉपर इंटरवल होता है, ये इरेगुलरली होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के। तो इसे हम कहते हैं कि ए बी नोडल जो होता है हमारे पास, वो कंडक्शन ख़त्म हो जाती है, कोई कंडक्शन नहीं होती, और वो अपने तौर पे बीट कर रहे होते हैं पी वेव, और क्यूआरएस अपने तौर पे बीट कर रहे होते हैं, और इनमें कोई भी रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट पे कहता है बोथ पी वेव्स एंड द क्यूआरएस complexes आर प्रेजेंट। प्रेजेंट दोनों होते हैं। आल्दो द पी वेव्स बियर नो रिलेशन टू द क्यूआरएस, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। एट्रियल रेट इज़ फास्टर दैन द वेंट्रिकुलर रेट। हमेशा याद रखना है कि एट्रियल रेट क्या होगा, फास्टर दैन द वेंट्रिकुलर रेट हो जाएगा। इसमें कैनन ए वेव्स भी आती हैं। अब एक और चीज़ इसमें याद रखने वाली है कि कैनन ए वेव्स हमारे पास कब आती हैं, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक्स में। फिर कहता है कि विजिबल इन द नेक ड्यू टू द लार्ज वॉल्यूम पल्स ऑफ द कंपनसेटरी इंक्रीज। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ए वी नोड, अगर वो कहे कि ए वी नोड ब्लॉक हो गया है, ए वी एन कहते हैं, ए वी नोड ब्लॉक हो गया, ए वी एन हो गया, तो वो किस में होगा, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। फिर वो अगर पूछे कि कैनन ए वेव्स किस में आ रही हैं, तो आपको याद होना चाहिए, बेशक रट्टा लगाएं कि किस में होती है कैनन ए वेव्स, थर्ड हार्ट ब्लॉक में। और एट्रियल रीपोलराइजेशन अगर ईसीजी पे है, जो हम स्टार्ट ऑफ द टॉपिक से पढ़ रहे हैं कि एट्रियल रीपोलराइजेशन ईसीजी पे शो हो जाए, तो वो कब होती है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक पे। ये तीनों इसके मेन एमसीक्यू हैं कि एवी नोडल ब्लॉक हो जाता है, कैनन ए वेव्स होती हैं, और एट्रियल रीपोलराइजेशन ऑन ईसीजी शो होती है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। नेक्स्ट पे है हमारे पास वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इसकी तीन चार इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको साइड पे लिख देती हूँ, बाकी एक दफ़ा इसे रीड कर लेते हैं। इसमें शॉर्ट पीआर इंटरवल होता है। शॉर्ट पीआर इंटरवल अगर वो पूछे किस में होता है, तो याद रखना है कि वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में शॉर्ट पीआर इंटरवल होता है। और वाइड इसमें हो जाते हैं हमारे पास क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस। क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस वाइड किस में होते हैं हमारे पास, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में। साथ में इसमें हमारे पास आती हैं डेल्टा वेव्स। हमने और कहीं भी डेल्टा वेव्स नहीं पढ़ी। डेल्टा वेव्स कहाँ पे आती हैं हमारे पास, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में डेल्टा वेव्स आती हैं। डी से डेल्टा है, डी से हम इसमें एक ड्रग देते हैं, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है डोलोपेरिडोल। डोलोपेरिडोल याद रखना है, डोलोपेरिडोल इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है जो हम देते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में। इसमें डेल्टा वेव्स आते हैं, डी से डेल्टा है, और डी से आता है हमारे पास डोलोपेरिडोल ड्रग ऑफ चॉइस। अब हम बाकी देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द वेंट्रिकुलर पर एक्साइटेशन सिंड्रोम होता है ये, सॉरी प्री एक्साइटेशन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम किसे कहते हैं, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम को। फिर कहते हैं एबनॉर्मल फास्ट accessory conduction pathway from the atria to the ventricular bypass the rate of the slowing AV node. Characteristic delta waves with the wide QRS complex and shortened P wave interval on ECG. याद रखना है इसमें पीयर इंटरवल जो है वो शॉर्ट हो जाता है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो है वो वाइड हो जाता है, साथ में डेल्टा वेव्स आती हैं, साथ में डोलोपेरिडोल हम इसकी ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं इसकी इनकॉन्टिनेंस को बचाने के लिए। नेक्स्ट पे आता है बाईफेसिकुलर ब्लॉक। बाईफेसिकुलर ब्लॉक में क्या कहता है कि इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है इसमें, एंड द लेफ्ट बंडल हेमी ब्लॉक हो जाता है। मतलब अगर बंडल ब्रांचेस का मसला हो गया है, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस ब्लॉक हो रही हैं, तो उससे हमने क्या कहना है कि मैनिफेस्ट एज एक्सिस डेविएशन। तो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग इज केस ऑफ द लेफ्ट इंटीरियर हेमी ब्लॉक। अब इसमें डैमेज होगी लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग, अगर लेफ्ट हेमी ब्लॉक हुआ है तो ये हमारे पास क्या शो करेगा, बाई फेसिकुलर ब्लॉक। लेकिन अगर टाइप फेसिकुलर ब्लॉक की बात हो, तो अगर बाई फेसिकुलर ब्लॉक के साथ हमारे पास पीआर इंटरवल जो है वो लार्ज होना स्टार्ट हो जाए, मतलब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक आ जाए। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता था, पीआर इंटरवल लार्ज हो जाता था, साथ में बाईफेसिकुलर ब्लॉक हो, तो इससे हम कहेंगे कि ये क्या है, ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक।
ओके, अब हम इसके एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। इसके एमसीक्यूज़ में कहता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन के एमसीक्यूज़ वो सबसे स्टार्ट पे दे रहा है। मैंने लास्ट पेज पे आपको एट्रियल फिब्रिलेशन में जो जो चीज़ें बताई थी वो सारी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। इसमें कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन लीड टू एम्बोलस। एम्बोलस बनाती है। एम्बोलस क्या कराता है? स्ट्रोक कराने की कोशिश करता है। तो स्ट्रोक को बचाने के लिए हम पेशेंट को क्या देते हैं? वारफेरिन देते हैं। नेक्स्ट पे कहता है पेशेंट हैज़ द माइट्रियल स्टेनोसिस डेवलप एट्रियल फिब्रिलेशन मोस्ट सूटेबल फाइंडिंग इरेगुलर आरआर इंटरवल। ये मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सूटेबल फाइंडिंग जो हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन में आती है वो होती है इरेगुलर आरआर इंटरवल्स। नेक्स्ट पे कहता है फीमेल प्रेग्नेंट विद द माइट्रल स्टेनोसिस केम टू यू विद द एट्रियल फिब्रिलेशन। अब ये प्रेग्नेंट फीमेल है। नॉर्मली हम वेरफ्रीन दे सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल में जो हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ आएगी उसे हमने देना है आईवी हेपरिन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपने वो टेबल याद कर लिया है जो ऊपर ख़त्म हुआ है तो आपको नीचे बस एक थ्रो में एमसीक्यू करने होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग ऑन द ईसीजी सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन इरेगुलर आरआर इंटरवल होते हैं। A 25-year-old man diagnosed to have the mitral stenosis present in the clinic with a palpitation. His ECG show atrial fibrillation. The finding which support the arterial fibrillation is most is irregular RR intervals. Last MCQ है female known case of the thyrotoxicosis present in the ER with a heart rate 180 beat per minute and ECG with a show irregular RR interval. Drug of choice would be beta blockers. ये भी मैंने आपको टेबल में बताया कि अगर थायरोटॉक्सिकोसिस है, टैकीकार्डिया है तो हमने उसे कौन सी ड्रग देनी है? बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट पे आ रहा है हमारे पास एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में मैंने आपको बताया था कि सार टूथ अपीयरेंस आती है। ऑन ईसीजी ऑफ द गर्ल यू सा द सार टूथ वेव। जहाँ पे भी सार टूथ वेव आ जाएगा वहाँ पे आंसर हमेशा एट्रियल फ्लटर ही होगा। विद द पी वेव्स ऑफ रेशो 3:1 तो इसमें क्या है? आंसर एट्रियल फ्लटर है। सार टूथ अपीयरेंस ऑन ईसीजी एट्रियल फ्लटर है। सार टूथ अपीयरेंस ऑन ईसीजी विद क्यूआरएस complex after every 3 p waves. The likely diagnosis is atrial flutter. नेक्स्ट पे आता है हमारे पास हार्ट ब्लॉक्स। हार्ट ब्लॉक्स पे आपने अच्छे से ऊपर याद कर लेने हैं। ईसीजी शो द प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल विद द नो मिस्ड बीट डायग्नोसिस फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अगर सिर्फ पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग है, कोई जो है ड्रॉप बीट नहीं आ रही, तो कौन सा है? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फिर कहते हैं ईसीजी शोज प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल इन सक्सेसिव बीट फॉलोड बाय द ड्रॉप हार्ट बीट। तो हमारे पास क्या है? मोबिट्स टाइप 1 है। जब भी सक्सेसिव या प्रोग्रेसिव पीयर इंटरवल के बाद एक ड्रॉप बीट आएगी तो उसे क्या कहेंगे? मोबिट्स टाइप 1 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ECG of the patient show 3:1 of P wave to QRS diagnosis is Mobitz type 2। ऊपर मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है। In the ventricular ECG changes appear and the ventricular beat slower than the atria। ये कब होता है? सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। ये भी ऊपर मैंने बताया है। In type 2 heart block which of the following can be seen? Atrial rate is greater than the ventricular। एट्रियल रिपोलराइजेशन इन ईसीजी ये क्या शो करती है? थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को। ये हम स्टार्ट से एमसीक्यू पढ़ रहे हैं कि एट्रियल रिपोलराइजेशन अगर ईसीजी पे आ जाए तो वो क्या शो करेगी? थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट पे कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एट्रियल रिपोलराइजेशन इज एविडेंट ऑन ईसीजी? थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में होगी एट्रियल रिपोलराइजेशन। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक अकर ड्यू टू एवी नोड ब्लॉक। ये यहाँ पे मैंने थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के 3-4 फीचर रखे हैं कि एवीएन होता है, एवी नोड ब्लॉक हो जाता है, इसमें कैनन ए वेव्स आती हैं, एट्रियल रिपोलराइजेशन आती है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पे कहता है कि मैन विद द ईसीजी प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल लेफ्ट एक्सिस डेविएशन एंड द नो लेफ्ट हाइपरट्रॉफी डायग्नोसिस ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक। बेसिकली अब आपने याद रखना है कि पीआर इंटरवल को भी वो अगर इन्वॉल्व कर दे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के साथ, मतलब वहाँ पे कोई वो बंडल ब्रांच ब्लॉक बता रहा है, तो वो क्या होगा हमारे पास हमेशा इसमें होगा ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक में। फिर कहता है सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन atrial rate more than the ventricular rate। फिर कहते हैं as there will be more P waves as compared to the R QRS complex। It also seen in the third degree heart block। To differentiate between these two on ECG, PR interval in the ECG varies in third degree while it is constant in the second degree। ये अब आपने याद रखना है कि PR interval in ECG varies in the third degree while it's constant in the second degree।
उसके बाद कहता है एरिथमियास की बात कर रहा है। अब कहता है कि अ वुमन यूजुअली फील टैकीकार्डिया ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस व्हिच सेटल डाउन विद द रेस्ट। इसे क्या कहेंगे? साइनस टैकीकार्डिया है। बस वो एक्सरसाइज कर रही है तो उसकी हार्ट बीट तेज हुई जा रही है, तो हम इसे कहेंगे साइनस टैकीकार्डिया है। पेशेंट कम्स विद द सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया विच शुड बी गिवन विरेपामिल। सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया में याद रखना है हमने, सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया में हम देंगे एडिनोसिन, और अगर एडिनोसिन नहीं है तो हमने उसे क्या देना है? विरेपामिल। कहता है आज 60-year-old male admitted in the medical ward with a ischemic heart disease complain of the palpitation, dyspnea, sinking of heart and syncope. ECG show the abnormal QRS complex with the rate between the 140 and 200 per minute. The best treatment option will be lidocaine देंगे। ये भी याद कर लें, ये सारे फार्मा के क्वेश्चन है, टोटल रट्टा है। Which of the following drug is used to prevent a arrhythmias in patient with the Wolff Parkinson White syndrome? तो मैंने आपको बताया है इसमें डेल्टा वेज होती हैं और डोरोपेरिडोल ड्रग ऑफ चॉइस है इसमें। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है। सम अदर एमसीक्यू, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ऑन ईसीजी राइट वेंट्रिकुलर टिश्यू डैमेज की वजह से या वाइस वर्सा। एब्सेंट पी वेव्स ऑन ईसीजी इन नोडल रिदम। नोडल रिदम में क्या होगा? एब्सेंट पी वेव्स होंगी। री एंट्री सर्किट seen in the paroxysmal nodal tachycardia. Not re-entry circuit is present in